जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पेस माइनिंग क्या होता है। दुनिया का पहला ट्रिलियनियर खरबपति अंतरिक्ष से बनेगा और यह दावा 2018 के अमेरिका कंपनी एक जो कंपनी है जिसका नाम है टेक्सास उसके द्वारा किया गया है। और टेक्सास सीनेटर टेड क्रूज ने नासा का बजट बढ़ाने को लेकर एक बिल साइन हुआ था 2018 ईस्वी में, उसमें इस बात को चर्चा किया गया है और दुनिया के तमाम अमीर कारोबारी और कंपनियां अब इस सपने को हकीकत में बदलने की विकल्पों पर विचार करने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेस माइनिंग यानी अंतरिक्ष की कोख में दूसरे ग्रहों की खनन की। यानी कि स्पेस माइनिंग का मतलब दोस्तों आप सभी को बता दूं, स्पेस माइनिंग मतलब होता है दोस्तों स्पेस में यानी कि दूसरे उपग्रह में वहां पे जाकर खनन करना। अल्फाबेट आईएनसी गूगल की पेरेंट कंपनी के फाउंडर लैरी पेज, पूर्व सीईओ एरिक स्मिथ और हॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता जेम्स कैमरोन ने प्लेनेटरी रिसोर्स आईएनसी में खूब सारा पैसा लगाया है और ये कंपनी स्पेस माइनिंग के लिए बनाई गई है जिसका उद्देश्य उपग्रहों से बहुमूल्य पदार्थों का खनन कर उन्हें पृथ्वी पर लाना है। हम देखेंगे कि क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, कौन बनेगा खरबपति, कौन कौन बनेगा ट्रिलियनर। ये देखिए दोस्तों, ये सारा जितना भी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रहा है खजाना है, ये सारा का सारा खजाना जो है एक मिशन है एस्ट्रॉयड रिडायरेक्ट मिशन दोस्तों। इसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा से अपना हाथ खींच लिया था 2018 में ही। और इसी मिशन के तहत नासा का मकसद एक क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की ऑर्बिट के नजदीक लाकर उस पर शोध करना था। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये है हमारा पृथ्वी प्यारा सा, ये खनन के लिए यहाँ पे आए हैं। और क्या यह भविष्य में संभव होगा कि एस्ट्रॉयड और धूमकेतु से भी खनन किया जा सकेगा। ये दोस्तों एक बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है कि क्या भविष्य में भी यह संभव हो सकेगा। और यह जो सौदा है यानी कि यह जो खनन का यहाँ पे प्रक्रिया है, यह सौदा है, यह कितना महंगा पड़ने वाला है या सस्ता पड़ने वाला है, कितना खरा यह सौदा है। अंतरिक्ष में खनन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो बेशुमार फंडिंग की। जिसके पास बहुत सारा धन रहेगा वहीं अंतरिक्ष में खनन कर सकेगा। जो पृथ्वी के बाहर खुदाई के लिए जरूरी उपकरण जैसे मशीन, रॉकेट, तकनीक, ऊर्जा के स्रोत पर शोध करने में मदद कर सके। इस उद्देश्य की सबसे बड़ी जरूरत ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ज़्यादातर बैंक कंपनियां या दौलतमंद लोग इस मिशन पर पैसा फूंकने में हिचकिचा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि महंगा सौदा साबित होने के साथ ही इसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि इसमें मुनाफा भी हो, और यह कोई ये गारंटी नहीं देता। एक स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि किसी भी उपग्रह पर खनन करने में लगभग 2.6 बिलियन डॉलर यानी कि टोटल करीब आप लोगों को 2.6 लगभग आप लोगों को 3 बिलियन डॉलर तक यहाँ पे कॉस्ट इसकी जा सकती है। आकलन लगाया गया है एक फुटबॉल साइज का एस्ट्रॉयड पर करीब 50 बिलियन डॉलर की कीमत बराबर प्लेटिनम मिल सकता है। और ये काफ़ी दोस्तों यहाँ पे इतना खजाना है दोस्तों। प्लेटिनम का मतलब यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसके साथ ही तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर एस्ट्रॉयड के खनन से कोई भी पदार्थ इतनी भारी मात्रा में पृथ्वी पर आना शुरू हो जाएगा तो न तो वह दुर्लभ बचेगा और न ही बहुमूल्य। यानी कि दोस्तों एस्ट्रॉयड से अगर आप लोग सोचिए कि अगर कोई भी चीज़ है जैसे पृथ्वी है हमारी, और यहाँ से हम लोग पेड़ पौधे बाकी जितने भी यहाँ के रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे खत्म करते चले जाएं तो आप लोग बताइए पृथ्वी बचेगी क्या। वैसे ही अगर हम लोग एस्ट्रॉयड पे जाके वहाँ के जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम जो कि बताया जा रहा है अनुमानतः लगभग 50 बिलियन डॉलर और अंदाजा लगा दीजिए ये सब करेंगे क्या 50 बिलियन डॉलर का, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और अगर एस्ट्रॉयड के खनन से कोई भी पदार्थ इतनी भारी मात्रा में हम लोग वहाँ से निकाल कर लाएंगे तो एस्ट्रॉयड को बचना दोस्तों दुर्लभ हो जाएगा। वह न ही बच पाएगा और न ही वहाँ पे मिलने वाले जो बहुमूल्य पदार्थ है वो बच जाएंगे। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं कि ये दोस्तों एस्ट्रॉयड जो खनन है यानी कि माइनिंग जो स्पेस माइनिंग है इसका कानून क्या है। तो अंतरिक्ष में खनन के पीछे एक चुनौती खनिजों के मालिकाना हक को लेकर भी है। कोई दावा ये करता है कि ये जो एस्ट्रॉयड है ये हमारा है, लेकिन आप लोग को बता दूं कोई भी देश खगोलीय पिंड पर अपने मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, कोई भी देश खगोलीय पिंड पर अपने मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता कि मेरा यह खगोलीय पिंड मेरा है। और दोस्तों 1967 की बात है, 1967 की
आउटर स्पेस ट्रीटी में एक संधि हुई है और यह ट्रीटी ये कहती है कि कोई भी देश खगोलीय पिंड पर अपने मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि इस ट्रीटी में यह नहीं बताया गया है कि किसी भी खगोलीय पिंड के संसाधनों पर यही नियम लागू होता है। 13 अक्टूबर 2020 को 8 देश मिलकर, 8 देश कौन कौन देश थे? वो देश थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में दोस्तों कनाडा, इटली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम। ये सारे जो 8 देश थे और उसके बाद में इसमें दोस्तों अमेरिका भी शामिल था और 2020 में 8 देशों ने मिलकर चांद के दोहन को नियंत्रित करने के लिए आर्टेमिस समझौते में भी इस मुद्दे पर अपना विवाद छेड़ा था कि यहाँ पे एस्टेरॉयड के जो मालिकाना हक को लेकर था वहाँ पे विवाद हुआ था। अब दोस्तों जब यहाँ पे इतनी सारी भारी मात्रा में एस्टेरॉयड्स का खनन होगा, स्पेस माइनिंग होगा, तो आप सभी को इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इसमें हम अगर बात करें तो नासा के क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देश मिशन, जिसे हम लोग एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट मिशन के नाम से जानते हैं, एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट मिशन के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, और ये दोस्तों जो मिशन है इसको रद्द कर दिया गया था। और क्यों रद्द कर दिया गया था? क्योंकि दोस्तों ये मिशन उस समय एक गंभीर समस्या बना हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले ही सितंबर 2016 में बात कर रहे हैं, सितंबर 2016 की, उसमें एक मिशन था जिसका नाम था, उसका नाम था ओसिरिस रेक्स। क्या नाम था? ओसिरिस रेक्स एक मिशन था और इस मिशन के तहत पृथ्वी से लॉन्च होकर एक एस्टेरॉयड जिसका नाम हम लोग 101-955 बेन्यू के नाम से जानते हैं की ओर ये एस्टेरॉयड है दोस्तों, एस्टेरॉयड का नाम है। इस एस्टेरॉयड की ओर यह जो मिशन है यह इस एस्टेरॉयड की ओर भेजा गया था। ये बताया जा रहा है यह जो मिशन है वह एस्टेरॉयड है 101-955 वेन्यू, इस पर इसी साल यानी कि 2021 में लैंडिंग करने वाला है और वहां से नमूना एकत्रित कर वापस पृथ्वी पर पहुंचेगा। एस्टेरॉयड माइनर्स की इस मिशन पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी है। इस तरह के मिशन की सफलता और इससे मिले नमूनों की शोध अंतरिक्ष में खनन का भविष्य तय करने में निर्णायक साबित होंगी। एस्टेरॉयड माइनर्स ने इस उद्देश्य की शुरुआत ही एक गलत चीज से की है और ये है खगोल विज्ञान की जानी मानी विशेषज्ञ एसिम, जो दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड साइंस इंटरसेक्शन विद इन स्पेस माइन इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए ग्राफ्स कहती है कि जो लोग अंतरिक्ष में खनन करना चाहते हैं वे धातुओं से भरे एस्टेरॉयड पर फोकस करके समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा ग्राफ्स का मानना है कि प्लैटिनम से भरे क्षुद्र ग्रहों को माइनिंग के लक्ष्य में पहला स्थान देना ही नहीं चाहिए। उनका मानना है कि हमें कोन्ड्राट एक तरह का जो मेट्रॉयड होता है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पानी है जो निकट के भविष्य में इन कंपनियों के लिए बेशुमार धन का जरिया बन सकता है। कल्पना कीजिए अगर किसी के पास अंतरिक्ष में पानी का स्रोत है तो वह पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा पर और गहरे अंतरिक्ष के रास्तों पर रॉकेट ईंधन स्टेशनों का मालिक बन चुका होगा और शायद वही पहला ट्रिलियनियर यानी पहला खरबपति होगा। और जिसके पास दोस्तों अंतरिक्ष की संपदा होगी वह पहला ट्रिलियनियर होगा, ऐसा माना जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिक यहाँ तक ये मान चुके हैं, ये बोल रहे हैं वर्तमान तकनीक के साथ खनन के लिहाज से क्षुद्र ग्रहों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए उन्होंने 2013 में एक समीकरण विकसित किया और इसके अनुसार पृथ्वी के पहुंच के दायरे, वर्तमान रॉकेट तकनीक और खनन की संभावना के लिहाज से एल्विस ने अनुमान लगाया कि लगभग 10 संभावित धातु समृद्ध और 18 पर्याप्त रूप से पानी से भरपूर क्षुद्र ग्रह हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में खुदाई के लिए मौजूदा विज्ञान के नाखून कितने पैने हैं। इस सवाल का जवाब खगोल विज्ञान विशेषज्ञ अमारा ग्राफ्स देते हैं और उन्होंने फिजिक्स वर्ल्ड को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमें किसी एस्टेरॉयड पर खनन करने के लिए अपने विज्ञान में खुदाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप और स्पेस मिशन की मदद से एस्टेरॉयड के बारे में काफ़ी अध्ययन और डाटा एकत्रित किया है। यहाँ पे दोस्तों जापान का एक जो एस्टेरॉयड है जिसका नाम है, जापान का एस्टेरॉयड है हायाबुसा।
जापान का एक एस्ट्रॉयड है हायाबुसा, एक अंतरिक्ष मिशन है जापान का, एक अंतरिक्ष मिशन है हायाबुसा, जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था और सफलतापूर्वक एस्ट्रॉयड पर लैंडिंग भी किया और वहां से लैंडिंग करके वापस सफलतापूर्वक पृथ्वी पर भी लौटा। और इस मिशन से मिले सैंपल के स्टडी से यह पता चला कि अंतरिक्ष में दो तरह के एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। एक को हम लोग एकोनड्राइट बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोनड्राइट बोलते हैं। और दोस्तों दूसरा जो है, दूसरा का नाम एकोनड्राइट का मतलब क्या होता है, प्लूटोनिक पत्थरों से भरे मेट्रॉयड जो होते हैं, जो प्लूटोनिक पत्थरों से भरे मेट्रॉयड होते हैं उन्हें हम लोग एकोनड्राइट बोलते हैं। और जो जिस पर प्लैटिनम की समूह की कई सारी धातुओं का खजाना होता है। और दूसरी तरह के एस्ट्रॉयड को हम लोग कोनड्राइट बोलते हैं। दूसरी तरह के एस्ट्रॉयड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनड्राइट बोलते हैं। दूसरी तरह के एस्ट्रॉयड को हम लोग बोलते हैं कोनड्राइट, जो कि पानी से समृद्ध होने के कारण शायद ज़्यादा मूल्यवान है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और पानी आप सभी को पता है कि जल ही जीवन होता है, पानी को बचाना चाहिए। आजकल पानी को दोस्तों बचाना ही सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है, तो पानी को बचाना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को देखिए, यहाँ पे मिल रहा है प्लैटिनम और यहाँ पे मिल रहा है पानी। और कहा जा रहा है कि प्लैटिनम की हम लोग खोज न करते हुए पानी की अगर खोज करें और ज़्यादा मात्रा में अगर पानी की हम लोग वहाँ पे स्पेस में पानी की खोज जब हम लोग कर देते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को पैसा मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि पानी अंतरिक्ष तक ढोने की लागत, इस बात से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि अगर अंतरिक्ष में पानी की एक बोतल आप लोग भेजते हैं, अगर अंतरिक्ष में पानी की एक बोतल जाती है तो दोस्तों आप लोगों को लगभग $9,000 करीब यानी $9,000 यानी करीब अगर इसकी रुपया में मैं बात करूं, इंडियन रुपया भारत की बात करूं तो 6,52,793 रुपया का लगभग लेकर के टोटल दोस्तों $43,000 तक इसकी कॉस्ट जा सकती है। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में हम लोग अगर पानी की एक बोतल ले जाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, $9,000 से लेकर के $43,000 तक का खर्चा आता है। तो दोस्तों दुनिया के कई रईसों ने स्पेस इंडस्ट्री में इसलिए पैसे लगाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। गहरे अंतरिक्ष में एस्ट्रॉयड तक जाकर वापस पृथ्वी तक आने के लिए स्पेस रॉकेट को बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत होती है और वर्तमान में लगभग सभी रॉकेट अपने वजन का कुल 90% ईंधन लेकर उड़ान भरते हैं। बावजूद इसके कोई भी रॉकेट पृथ्वी और एस्ट्रॉयड के बीच खनन किए पदार्थों के साथ राउंड अप ट्रिप के लायक ईंधन साथ ढोकर नहीं चलता है, आप सभी को पता है। लेकिन इसके लिए अंतरिक्ष में एस्ट्रॉयड बेल्ट और पृथ्वी की ऑर्बिट के बीच कई सारे रॉकेट फ्यूल स्टेशन स्थापित करने होंगे ताकि आप लोगों को इसमें जो भी वैज्ञानिक है उनको सफलता मिल सके। सबसे पहले तो अंतरिक्ष में बहुत सारे जो है यहाँ पे स्पेस सेंटर बनाने होंगे। और दोस्तों सवाल ये है कि इन फ्यूल स्टेशनों के पास ईंधन कैसे पहुंचाया जाए। मान लीजिए कि हम लोगों ने स्पेस में तो बहुत सारे फ्यूल स्टेशन बना दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां पे ईंधन कैसे पहुंचाया जाएगा। तो एस्ट्रॉयड माइनर्स इस विषय पर पहले से ही खोज कर रहे हैं और अगर अंतरिक्ष में मौजूद कोनड्राइट पर पानी का स्रोत मिल जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रॉकेट फ्यूल की तरह कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर वैज्ञानिक मॉडर्न रॉकेट को पानी के तत्वों से चलाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो एस्ट्रॉयड तक खनन करने वाली विशालकाय मशीनरी पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। और ऐसा संभव होने के बाद स्पेसक्राफ्ट बहुत थोड़े से ईंधन और खनन के लिए भारी भरकम मशीनरी के साथ एस्ट्रॉयड की ओर उड़ान भर सकते हैं। तो दोस्तों है ना मजेदार, काफी मजेदार है। और चुनौतियां बस यही नहीं रुकती है, वहां पे ईंधन कैसे पहुंचाया जाए। एक चीज जो किसी भी अंतरिक्ष खनन के मिशन को पूरी तरह से प्रभावित करती है और वो है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में खनन के लिए कई सारी तकनीकी दिक्कतें लेकर आता है। अंतरिक्ष में माइनिंग के लिए विशालकाय मशीनें और उपकरण पृथ्वी से एस्ट्रॉयड तक ले जाने की लागत आसमान छू सकती है। और उदाहरण के लिए यदि स्पेस एक्स के सबसे बड़े रॉकेट फाल्कन हैवी से मंगल ग्रह की ऑर्बिट तक 1 किलोग्राम का कोई सामान भेजने के लिए कम से कम $5,357 यानी कि लगभग 3,88,363 रुपया की लागत आती है। और इस कीमत पर किसी भी एस्ट्रॉयड पर कई टन भारी खुदाई की मशीनें ढोकर ले जाना लगभग कल्पना तक ही मात्र सीमित हो जाता है। दोस्तों ले जाना बहुत ही वहां पे मुश्किल है।
अब बात यहाँ तक आती है कि बात सिर्फ अंतरिक्ष से दोस्तों बहुमूल्य पदार्थ को खोद कर पृथ्वी पर लाना और मुनाफा कमाना ही नहीं होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों इतना सारा पैसा करेगी क्या गवर्नमेंट या फिर जो भी एजेंसी इतना सारा पैसा करेगी क्या, क्योंकि दोस्तों ये अगर उद्देश्य होगा गवर्नमेंट का, अगर ये उद्देश्य होगा कि वे लोग क्या करेंगे स्पेस माइनिंग करेंगे, वहाँ से बहुत सारा जो है खजाना लाएंगे और उस खजाने का दोस्तों आप वहाँ पे मुनाफा कमाने के लिए उपयोग करेंगे। तो इस पर भी विचार हम लोग करें कि अंतरिक्ष से खुदाई के दौरान जो भी दुर्लभ पदार्थ इंसान के हाथ लग रहे हैं उनका उपयोग कैसे हो और इंसान को किसी क्षुद्र ग्रह से ऐसे रासायनिक पदार्थ मिल जाए जो न्यूक्लियर बम में उपयोग होने वाले यूरेनियम से भी ज़्यादा घातक हो। तो क्या इस बात को ध्यान में भी रखा जाएगा कि जो व्यक्ति या कंपनी स्पेस माइनिंग और अंतरिक्ष ईंधन का बेताज बादशाह बन चुका है वो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी सुपर पावर को मुट्ठी में लेने की ताकत रखेगा जो मानवता के लिए विकास का कारण भी साबित हो सकेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है एस्टेरॉयड के खनन और क्या होता है दोस्तों जो एस्टेरॉयड मैं आप लोग को बताया हूँ 101 एस्टेरॉयड का नाम 101 955 बेन्यू ये क्या है और साथ ही साथ मेट्रॉयड क्या होते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। जय हिंद।